ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल लोकसभा चुनाव से पहले कमल के बढ़ते कुनबे को लेकर है। बीजेपी पूरे देश में कहीं भी एक भी मौका नहीं छोड़ने देना चाहती। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ बीजेपी नए नए साथियों की तलाश में जुटी हुई है। छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, अपने कुनबे को बढ़ा रही है। आज बीजेपी के बढ़ते कुनबे को लेकर 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। सुबह सुबह तमिलनाडु में बीजेपी पीएमके का गठबंधन हुआ। दोपहर में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए और शाम से पहले झारखंड की जेएमएम विधायक और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। इन छोटे छोटे दलों और नेताओं को बीजेपी के साथ जोड़कर इस बार एनडीए का आंकड़ा 400 पार पहुंचाने की पूरी जुगत की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां राज ठाकरे को महायुति में लेने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले एनडीए नेताओं की बैठक अमित शाह के घर पर बुलाई गई है। उधर मुंबई में आज एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। शिंदे के सांसद ने दावा किया कि अगले 1 से 2 दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस पूरी हलचल के बीच सवाल यही है कि क्या अब की बार मोदी का बढ़ता परिवार कराएगा 400 का आंकड़ा पार? क्या छोटे छोटे दलों और नेताओं को साथ लाकर बीजेपी चुनावी लड़ाई में मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहती है? और जैसा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि क्या चुनाव के बाद जीते हुए विरोधी दल के नेता भी बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी सीजन में कमल के कुनबे की 24 घंटे की कहानी ये है कि पूरब में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन अपनी पार्टी विधायकी सब कुछ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पश्चिम में राज ठाकरे की महायुति में आने की बातचीत हो रही है। उत्तर में पशुपति पारस भले ही केंद्र में मंत्री का पद छोड़ चुके हों, लेकिन दक्षिण में बीजेपी ने नए दोस्त पीएमके के अंबुमणि का हाथ थाम लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल महाराष्ट्र की चुनावी सियासत में राज ठाकरे को लेकर हो रही है। एक तरफ राज ठाकरे सोमवार की शाम से ही दिल्ली में हैं। पहले बीजेपी के पदाधिकारियों से मुलाकात की, फिर अपने बेटे अमित ठाकरे को लेकर अमित शाह से भी मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से उनके लिए शरद पवार की पार्टी की ओर से सुप्रिया सुले ऑफर पर ऑफर दिए जा रही थी। भले ही ये ऑफर उद्धव की पार्टी को बर्दाश्त नहीं था। आघाडीमध्ये ज्याला जो जो इच्छुक असेल त्याचा मान सन्मानच होईल। पवार साहब ने बात कही है। उनका पार्टी का पार्टी मीन्स कौन? पार्टी के कौन से नेता ने बात कही है? आप नाम बताइए। महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे पर रार बढ़े उससे पहले बीजेपी के साथ उनकी बातचीत आगे बढ़ चुकी थी। राज ठाकरे दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के लिए निकल चुके थे। खबर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति के साथ आने के लिए राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है, जिसमें एक दक्षिणी मुंबई की सीट है, दूसरी शिरडी की। इसमें दक्षिण मुंबई सीट से उद्धव की पार्टी के अरविंद सावंत सांसद हैं, जिन्होंने मिलिंद देवड़ा को हराया था। मिलिंद देवड़ा भी अब शिंदे की पार्टी में हैं। दूसरी तरफ शिरडी सीट से सदाशिव लोखंडे सांसद हैं, जो शिंदे की शिवसेना में हैं। हालांकि बीजेपी जिस राज ठाकरे को महायुति में लेने की कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र की चुनावी जमीन पर उस एमएनएस को 2009 के लोकसभा में 0 सीटें और 4.07% वोट मिले थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें और 5.71% वोट मिले थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुला। वोट प्रतिशत भी गिरकर 1.5% तक पहुंच गया और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सिर्फ 1 सीट और 3.1% ही वोट मिल सके थे। फिर 2019 में एमएनएस ने लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। फिर भी बीजेपी ने हर छोटे बड़े दल को एक साथ जोड़ने की जुगत में सारी कवायदे खोल दी हैं। उधर दक्षिण मुंबई सीट के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत मानते हैं कि कोई गठबंधन हो जाए, उन्हें कोई खतरा नहीं है। उनकी भूमिकाएं कैसी कैसी बदलती गई। शुरू में मोदी साहब की सराहना की, फिर मोदी साहब पर टिक्का टिप्पणी आलोचना की, जहरीली आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी को जो अहंकार है
वो अगर अंकर हम 400 पार, भारतवर्ष के मत बताओ, इधर महाराष्ट्र में अलग है। वैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए महायुति बनाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में पहले ही 20 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कई सीटों पर मंथन अभी बाकी है। मसलन बारामती, माधा और सतारा जैसी सीटों पर एक राय में मुश्किल है। बारामती में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के सामने शिंदे की पार्टी के विजय शिवात्रे दावा कर रहे हैं। सतारा में बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले के समर्थक नाराज हैं, तो माधा में रणजीत सिंह निम्बालकर की उम्मीदवारी से बीजेपी के विजय सिंह मोहिते पाटिल से लेकर अजित पवार की पार्टी के रामराजे निम्बालकर की नाराजगी की भी खबरें हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए महाराष्ट्र में बैठक पर बैठक हो रही है। सुलह के लिए दूत भेजे जा रहे हैं, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। शिंदे की पार्टी की बैठक के बाद दावा किया गया कि 1-2 दिन और लगेंगे। महायुति के बारे में जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है 1-2 दिन में हो जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र में मंथन बाकी है। 20 सीटों पर बीजेपी ने ऐलान कर रखा है। अब डील 28 सीटों को लेकर बचा हुआ है, जिसमें बंटवारा किसके बीच कितना होता है, ये देखना रहेगा दिलचस्प। आज तक ब्यूरो। छोटे छोटे दलों को साधने के पीछे की आखिर बड़ी वजह क्या है? आप जरा सोचिए, 2019 में जिस राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में अपने पैर भी नहीं जमाए, चुनाव के लिए कैंडिडेट तक नहीं उतारा, 1.5 से 3% के बीच जिनका वोट शेयर बचा रह गया, उसको बीजेपी अपने कुनबे में क्यों लेकर आना चाहती है? देखन में छोटन लगे क्या घाव करे गंभीर? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंता घोषाल जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। किशोर तिवारी जी, लीडर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कृष्णा हेगड़े, स्पोक्स पर्सन शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ हैं। और हमारे साथ क्लाइडियो क्रास्टो जी, स्पोक्स पर्सन एनसीपी शरद पवार गुट के जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करते हुए शहजाद पूनावाला जी, अब बार बार ये पूछा जाएगा कि छोटे छोटे दलों को साध कर बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इतना कामकाज 10 सालों में किया है तो वैसे ही वोट मिल जाएंगे, फिर छोटे छोटे दलों को साधने की रणनीति अख्तियार करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? शहजाद जी। चित्रा जी, एक लाइटर नोट पर यदि मैं शुरुआत करूं तो सुबह पीएमके के साथ हमारा गठबंधन हुआ। पीएमके के फाउंडर है रामदास, जिसको देवनागरी में रामदास कहते हैं। तो राम राज ठाकरे गृह मंत्री से मिलकर आए, उस पर मैं विस्तृत टिप्पणी करूंगा, पर राम राज्य और सीता सोरेन, तो राम राज्य और सीता उन्हीं के साथ हो सकती है ना जो शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं, जो सनातन की समाप्ति नहीं सनातन के शक्ति के लिए काम करते हैं, और जो सनातन और शक्ति के समापन के लिए, उसको खत्म करने के लिए कार्य करते हैं। निश्चित रूप से उनसे तो एक के बाद एक सभी लोग छोड़ के जाएंगे। आज सीता जी भी छोड़ गई हैं। आज देखिए ना, और केवल छोटे छोटे दलों की, पहले मैं आपको बता दूं कि एमएनएस के साथ क्या होगा भविष्य के गर्भ में है, मैं उसके ऊपर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु हम वो दल है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूं, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता को तवज्जो देती है। हाँ। कुछ सालों में आपने देखा होगा, एमएनएस वैसे 2011 से ही प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व की वकालत करती आ रही है। 14 में भी 19 में भी उन्होंने किया था, परंतु उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है। हिंदुत्व के मुद्दों पर, सीए हो, यूसीसी हो, इन मुद्दों पर उन्होंने समर्थन दिया है, और दूसरी ओर उन्होंने अपना एक व्यापक विस्तृत एक एजेंडा रखा है हिंदुत्व और हिंदुओं की विषयों को लेने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये उनका लुकआउट है। परंतु हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, अब तो एनसीपी भी हमारे साथ आ गई, शिवसेना हमारे साथ जो है पारिवारिक गुट को हटाकर अपने साथ आ गई। जिस प्रकार से दड़वी जी आ गए, जिस प्रकार से अशोक चौहान, मिलिंद देवरा जी आ गए, जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी आ गए, तो एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में उसके काम को देखते हुए, उसके मोदी जी के ब्रांड और नाम को देखते हुए, और प्रभु श्री राम के लिए हमारी सदैव हम लोग जो एक प्रकार से रहते हैं लीन, उसको देखते हुए राम नाम और काम के साथ लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। परंतु सवाल यह बनता है, हमने हमारी कोई पोजीशन को नहीं छोड़ा, हम जहां थे वहां तटस्थ हैं। दूसरों के नेताओं से, दूसरी पार्टी के नेताओं को लाकर अपना कुनबा क्यों बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली वो पार्टी है। आ रही हूं, उसके बाद किशोर तिवारी जी आपसे ही जवाब दूंगी। शहजाद जी, इस पर टिप्पणी करें आप अपनी।
चित्रा जी देखिए, दूसरों के कुनबे से जोड़ने की बात नहीं है। आज महाराष्ट्र की मैं आपको राजनीतिक हकीकत बताता हूं। महाराष्ट्र दो खेमों में बटा हुआ है। एक वो खेमा है जो मोदी जी के साथ, मोदी जी के कामों के साथ, और मोदी जी जिस प्रकार से भारत को आगे ले जा रहे हैं और जिस प्रकार से सनातन का सम्मान करते हैं उसके साथ खड़ा है। और दूसरा खेमा मोदी विरोध में इस प्रकार से जो सावरकर के विरोध में भी और सनातन के विरोध में उतर आया है। ये दो खेमों में बटा है। अब लोगों को तय करना है कि वो किस खेमे में है। अगर एक के बाद एक, और देखिए मैं एक 10 सेकंड केवल बात कहना चाहता हूं। हमने अपनी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, हमने अपनी कोई पोजीशन को नहीं छोड़ा है, परंतु लोग हमसे जुड़ते गए। परंतु जिन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ा, आज 370 पर, सीए पर, यूसीसी पर और सावरकर पर, और यहां तक कि शक्ति के अपमान पर भी उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पोजीशन को छोड़ा है वोट बैंक की राजनीति में। तो सवाल उनसे होना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन छोड़कर चले गए। हम तो वहीं खड़े और लोग हमारे साथ जुड़ते गए। किशोर तिवारी जी, अब उनका कुनबा बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आप लोगों में इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? और राज ठाकरे को लेकर, मतलब एक मुलाकात ही तो हुई है, अभी तो कुछ फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ, तब भी आप लोग परेशान होने लगे। किशोर तिवारी जी, नहीं देखो, राज ठाकरे को लेकर कोई परेशान वगैरह नहीं है। बीजेपी जो 400 पार का दावा करती थी, अब देखिए 400 पार के दावे के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में ही कितने कांग्रेसी जमा कर दिए। इतना क्या, बीजेपी के पास तो अपने प्रवक्ता भी नहीं रह गए। शहजाद पूनावाला भी कांग्रेस से ही इंपोर्ट किए हुए हैं। तो मैं बता रहा हूं, और राज ठाकरे जी को तो इतनी कि राज ठाकरे को ये पास करेंगे तो बहुत किरकिरी हो जाएंगी, क्योंकि 19 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। चित्रा जी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने चुनाव में प्रचार किया था मोदी जी का। लावरे तो वीडियो बहुत फेमस हुआ था। वो वीडियो लगा के मोदी जी के जुमले बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे। मैं राज ठाकरे जी की प्रतिभा का कायल हूँ। एक अच्छे व्यंग्यकार है, उनकी एक अच्छी छवि है, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं रखने से महाराष्ट्र में उनकी जो पॉलिटिकल साख थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी को कितने और साथी लेंगे, कितने लोग लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी जो महायुति है ना, उसमें इतनी किरकिरी बढ़ी हुई है। अब तुमने बताया एमएनएस वाले 2 सीट मांग रहे हैं, उधर वो, अरे आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे में अब वो कंसिस्टेंसी नहीं बची है, माफ कीजिएगा, ये राज ठाकरे में, और उधर सुप्रिया सुले कह रही हैं कि हमारे पास आएंगे तो ज्यादा मान सम्मान पाएंगे। ये भी तो बात है ना किशोर तिवारी जी, कि आप ही के महाअघाड़ी वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि आ जाइए मेरे पास। आ रही हूँ क्लाइड कास्ट्रो जी, आ रही हूँ आपके पास। किशोर जी की बात एक बार कैस्ट्रो बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी जो मौसम है उसमें महाविकास आघाड़ी के अंदर हमारा तय हो चुका है। ठीक है, महाविकास आघाड़ी में बीजेपी, एक मिनट में पूरी बात कर लेता हूँ। बीजेपी को हमने अभी परेशान करने को प्रकाश आंबेडकर को अकोमोडेट किया है, और बंबई की रैली के बाद शहजाद पूनावाला महाराष्ट्र से एक भी सीट आएगी नहीं, ये मैसेज चला गया है। अभी उद्धव जी भी कर रहे हैं, देखो 22 सीटें हम लड़ रहे हैं, 18 सीटें भी कांग्रेस है, एनसीपी है, हमारे में से ही हम सीटें देना चाहते हैं। और प्रकाश आंबेडकर जी को भी हम कर लेंगे। एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की किशोर तिवारी जी, 48 में से। मैं दावे के साथ नहीं 48 में से, क्योंकि यहाँ पर है ना किसानों की नाराजगी और बेरोजगारी, मराठा आंदोलन और जो ओबीसी फैक्टर है, वो सब बीजेपी के खिलाफ गया है। ठीक है, और देवेंद्र जी की हरकतों से महाराष्ट्र में इनकी पराजय। शहजाद पूनावाला जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। आशुतोष जी भी आ चुके हैं, कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद जी वो कह रहे हैं एक भी सीट नहीं आएगी मुंबई की रैली के बाद। हाँ, मैं देखिए ऐसा है कि एक उद्धव सेना है, एक एकनाथ जी की सेना है, और एक तीसरी किशोर जी की सेना है। किशोर जी अपने ही मन से बोलते हैं, उनको कितना गंभीरता से कोई लेता है वो अलग विषय है, परंतु मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेसी इंपोर्ट करा बीजेपी काम कर रही है। मान्यवर, बीजेपी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस का जो आज प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में कौन है? नाना पटोले कहाँ से आए? नाना पटोले जी जरा बताइए आप। दूसरा वो कह रहे राज ठाकरे अप्रासंगिक है, राज ठाकरे अप्रासंगिक है, तो सुप्रिया जी से लेकर रोहित पवार जी। देखिए किशोर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, किशोर जी डिस्टर्ब मत कीजिए। चित्रा जी, डिस्टर्बेंस वाली डिबेट नहीं हो सकती, एक एक करके प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। किशोर जी बहुत अच्छा बोलते हैं, अपने समय पर बोले पर।
किशोर जी अपने अपने समय पर देखिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अप्रासंगिक है तो फिर आप क्यों उनको रेड कारपेट लगा लगा कर बुला रहे हैं। तीसरी बात यह है कि देखिए, अब वो उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों से, आपको याद है किशोर जी, इसी शिवाजी मैदान में बाळा साहेब ठाकरे जी का, ये मराठी का, आपको शायद मराठी नहीं आती है, सुन लीजिए। विचारू नका, आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला। ये कांग्रेस पार्टी के विषय में बाळा साहेब ठाकरे जी ने बयान इसी शिवाजी मैदान में दिया था कि कांग्रेस पक्षामध्ये डैश डैश आहे, और उसी को आज आप गले लगा रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कभी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि उद्धव जी सीए का विरोध करेंगे वोट बैंक की राजनीति में लीन होते हुए। और आखिरी 10 सेकंड आपसे इतना ही लूंगा। देखिए, आज वो मराठा आंदोलन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा किशोर जी, आप मुझसे बुजुर्ग हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि MBSCC की जो रिपोर्ट 2008 में नेगेटिव करने के लिए मराठा रिजर्वेशन को, वो कांग्रेस के समय आई और आप और हम मिलकर उसका विरोध करते थे। 1982 में अन्ना पाटिल ने आत्महत्या की क्योंकि कांग्रेस ने उसका विरोध किया। 2018 में हमने उसको लागू किया, फिर हाईकोर्ट ने स्ट्राइक किया तो हमने उसको फिर से अभी लागू किया है। करने वाले हम ही हैं। तो किशोर जी थोड़ा अपना इतिहास देखिए। 2008 में क्या बैकवर्ड कमीशन महाराष्ट्र ने उसको रिजेक्ट किया था, तब कांग्रेस की सरकार थी या नहीं थी? आप उस कांग्रेस के साथ है, आप उस कांग्रेस के साथ है जिसके खिलाफ बाळा साहेब ठाकरे ने आजीवन बोला। आप उस कांग्रेस के साथ है जो सावरकर जी को गाली देती है। मुझे तो ऐड करने दो। अरे 2 लाइन बोल लीजिए, 2 लाइन बोल लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। देखो ना, देखिए शहजाद, एक बात याद रखो, नाना पटोले कांग्रेसी थे। नाना पटोले वहां के सीट पर वो प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ लड़े थे, और उसके बाद जब वो चुन के आए 14 में, पहले आदमी थे जिन्होंने मोदी का कड़क विरोध किया। मोदी जी ने उन्हें अपमानित किया, मोदी जी के खिलाफ, और सांसद रहते हुए वो बाहर आए। और अभी तो महाराष्ट्र में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सरदर्द तो नाना पटोले है, पर नाना पटोले बेसिकली कांग्रेसी ही है। जैसे तुम बेसिकली कांग्रेसी हो, वैसे वो ही कांग्रेसी है। अब तुमको सनातन का भूत आ गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सनातन का भूत आ गया है शहजाद पुनावाला पर। नहीं, सनातन का भूत क्या होता है किशोर जी? नहीं, सनातन, एक सेकेंड, मैं इस पे घोर आपत्ति करता हूं। क्या इस्लाम का भूत चढ़ता है क्या पारसी धर्म का भूत चढ़ता है क्या? ये शक्ति का अपमान करेंगे, सनातन की नष्टि की बात करेंगे, और सनातन का भूत, कभी ये राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं, कभी ये सावरकर को कायर और डरपोक बोलते हैं। मैं भारतीय मुसलमान हूं, रमजान का पाक महीना है, पर मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि उद्धव सेना, कांग्रेस और राहुल गांधी की भाषा बोलते बोलते सनातन का भूत बोलेगी। कल वो सनातन को गाली देगी। कल उदयनिधि स्टालिन क्या बोलते हैं सनातन के विषय में? ए राजा बोलते हैं मैं राम का दुश्मन हूं। क्या आप इस प्रकार से, आप लोगों को इस प्रकार का संक्रमण हो चुका है तुष्टीकरण के वायरस का, किशोर जी? और किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किशोर जी पूरी बात सुन लीजिए। बोलो। ये किशोर जी सुन लीजिए, पहले तो आप तू तड़ाक की बात मत कीजिए, मैं आपको सम्मान से बोल रहा हूं। आप ये सारी बाकी लोगों को समझाने से पहले संजय निरुपम को समझाइए ना। संजय निरुपम बगावती हो रहे हैं। संजय निरुपम बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे की सेना जो है वो भ्रष्टाचारी है और उसने क्या क्या स्कैम किए हुए बीएमसी में। बताइए ना, क्या है उसके बारे में आपका स्टैंड? ठीक है, और देखिए, अब मौका तो आप ही लोग किशोर तिवारी जी दे देते हैं ना। अब सनातन का भूत बोलेंगे तो वो पकड़ लेंगे इस लाइन को। मौका भी तो आप ही लोग देते हैं, चाहे मुंबई से एक मौका आप लोगों ने शक्ति के संदर्भ में दिया हो या अभी आपने जो बोला हो। बाकी लोग भी इंतजार में है। 2 लाइन में प्लीज अपनी बात खत्म कर लीजिएगा। आशुतोष जी, कृष्णा हेगड़े जी होना चाहिए, ठीक है, और क्लार्क कास्ट्रो जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूं आपके पास। बोले किशोर तिवारी जी, तोल मोल के बोलना पड़ेगा ना जब चुनाव नजदीक हो तो। अरे भाई, मैंने जो कुछ बोला वो बड़े जवाबदारी से बोला। शहजाद ने जितने आर्गुमेंट किए उसमें राम, इस्लाम का भूत बोल के दिखाओ। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। शहजाद है ना, तुम्हारे मुंह से ये अच्छा नहीं बोल के दिखाओ। मैं खुद सनातनी हूँ, मैं श्रवण परंपरा का बड़ा स्ट्रांग हूँ। मुझे मालूम है कि आप है ना चुनाव में केवल संप्रदाय और हिंदुत्व। अरे भाई मुझे बताइए, आप देखो, किशोर जी अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए, 1 लाइन में सर प्लीज। 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांगना चालू कर दिया है। कल हमारे चंद्रपुर के उम्मीदवार ने नागपुर में अपना नागपुर से चंद्रपुर का मार्ग किया तो शिवसेना कह रही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। सर, अब शिवसेना का भी तो अस्तित्व उसी के साथ रहा है ना। चले ठीक है, मैं इसके साथ आऊंगी, लेकिन उसके बाद क्लार्क कास्ट्रो जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। आप लोग तो राज ठाकरे का वेलकम करने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं सर। अब सुप्रिया सुले जी का बयान तो यही बताता है कि वो आए, मान सम्मान यहीं पर मिलेगा। बेचैन नहीं है। हाँ,
कोई बेचैन नहीं है चित्रा जी, और सुप्रिया ताई ने ऐसे कुछ बात कही नहीं है। आप दिखा दीजिए वीडियो की जहां उन्होंने उनको न्योता दिया है। हाँ। ये ठीक है, आप लोग बता रहे, बात करते, बोले कोई किसी की राह नहीं देख रहे। राज ठाकरे जी है ना, हाँ। उनका अस्तित्व रहा नहीं, ठीक है। वो 2019 में तो चुनाव लड़े ही नहीं थे। अभी उनकी पार्टी जो है वहां अस्तित्व है कि नहीं महाराष्ट्र में पता नहीं, और खुद भी डरे हुए थे। समय ऐसा था कि उनके ऊपर जांच हो रही थी। अरे वो बोल रही है सबका स्वागत है, मान सम्मान किया जाएगा। अभी सुन लीजिए चित्रा जी, जरा सुन लीजिए ना। मेरे मित्र शहजाद पूनावाला है, काफी सालों से जानता हूं उनको मैं। वो बता रहे थे एक वीडियो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का, जहां बाला साहब ठाकरे जी कुछ बता रहे थे। सब माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है, आपकी बात जरूर पूरी होगी। एक बड़ी खबर आ रही है, शक्ति वाले बयान पर डिंपल यादव का बोलने से इनकार। राहुल गांधी ने मुंबई में शक्ति वाला बयान दिया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक बीजेपी का नेता इस पूरे मामले को लेकर चुनावी मैदान में है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, कहा है डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से। उनका ये कहना है कि ये राहुल गांधी और पीएम के बीच की बात है। शक्ति वाले बयान पर डिंपल यादव ने बोलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो राहुल गांधी और आदरणीय प्रधानमंत्री के बीच की बात है, ये कहते हुए शक्ति वाले बयान से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। क्लाइड कास्ट्रो जी, विपक्षी दल आपके बयानों से नहीं सहमत है। इंडिया में मुंबई में आप लोगों की ओर से मुंबई की जो रैली की गई उसको लेकर आप लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बातें भी कही। राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसका भी समर्थन किया, लेकिन देखिए उत्तर तक आते आते अपने आप को कैसे अलग करते हुए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के दूसरे दल। और अपनी आगे की भी बात पूरी कर लें क्लाइड कास्ट्रो जी। कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूं। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, अब शक्ति वाला बयान क्या महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? डिंपल यादव कह रही है कि भैया हम नहीं बोलेंगे, ये पीएम और राहुल गांधी के बीच की बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के बयान पे किसी तरीके की कोई राजनीति या कोई राजनीतिक फायदा होगा। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कर्नाटक के अंदर जब बजरंगबली का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की गई और कहा गया बजरंगबली का अपमान किया गया है, तो उसका क्या असर हुआ? उसका असर यह देखने में कि भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां पर खराब थी। तो चुनाव जो है वो ऐसे मुद्दों के आधार पे नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़े जाते हैं जो वाकई मसली मुद्दे हैं उसी बात। अगर कर्नाटक की जनता को ये लगता कि बजरंग दल की बात करके बजरंगबली का अपमान हुआ है, तो जाहिर सी बात है कर्नाटक की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताती। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, जब ये कहा गया कि वहां तो सनातन का किसी का अपमान हुआ है। तो जो चुनाव होते हैं, चुनाव लोकल मुद्दों के आधार पर होते हैं। अगर विधानसभा का है और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लोकसभा का चुनाव होता है। इसमें पिछले 10 साल में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके 10 साल की उपलब्धियों के ऊपर, उनके 10 साल के कामकाज के ऊपर, उस पर मुद्दा बनेगा। वो बेरोजगारी के ऊपर सवाल खड़ा होगा, महंगाई के ऊपर सवाल खड़ा होगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसे किसी, जैसे कि कहा गया 2014 में कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत गई क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने चाय वाली बात कर दी थी, या उसके अगर ऐसे एक बयान के आधार पर अगर चुनाव पलटने लगे, तब तो फिर इस देश के अंदर कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। हाँ। तो मुझे नहीं लगता ऐसे किसी बयान का कोई मतलब है। दूसरी बात, वो बयान मैंने देखा राहुल गांधी का, उस बयान में ऐसी एक भी आपत्तिजनक बात नहीं। तो फिर डिंपल यादव ने क्यों बोलने से इनकार कर दिया? उनको कहना चाहिए था कि राहुल गांधी का बयान बिल्कुल सही है। ठीक है चित्रा जी, ये सवाल डिंपल यादव से पूछिए। एक बात मैं जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक चीज को पकड़ के उसको घुमा देती है और फिर उसके आधार पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी शिवाजी पार्क में जो कामयाब रैली हुई थी उसकी वाहवाही करेगी? जाहिर सी बात नहीं वाहवाही करेगी। कांग्रेस की तरफ से कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी पर हमले के, नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी कांग्रेस पर हमले के, तो ये राजनीति में चलता रहता है। लेकिन ये इतना सरलीकरण कर देना कि एक बयान के आधार पे कहीं हवा बदल गई या हवा बन गई, मैं इसको इस तरीके से। शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। कृष्णा हेगड़े जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, लेकिन आशुतोष जी एक छोटा सा जवाब, एक सवाल को और चाहूंगी। राज ठाकरे हो, उधर सीता सोरेन हो, पीएमके हो, सबको लेकर ये जो कुनबा बढ़ा रही है बीजेपी, देखिए किसी एक बात पर वो फोकस तो है नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत है, वो दक्षिण के दौरे पर हैं, वहां पर माना जाता है कि बीजेपी कमजोर है तो लगातार अपना दायरा बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे दलों की जिनकी राजनीतिक हैसियत बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अगर उनका भी पलक पावड़े बिछाकर बीजेपी वेलकम कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिन 70-72 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 रह गई थी, वहां पर जो जीत का मार्जिन 5000 से 10,000 के आसपास था, उन सभी पर अपनी गोटियां बिछाकर उनको जीतने की फिराक में है। बीजेपी के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को राज ठाकरे की जरूरत महाराष्ट्र के अंदर है, तो मैं उसको उनकी कमजोरी का प्रतीक मानता हूं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने हिस्से की सीट कम नहीं करना चाहता, चाहे कोई भी हो।
जब आप अपने हिस्से की सीट कम करते हैं इसका मतलब यह कि आपको अपनी जीत का भरोसा नहीं होता। तो राज ठाकरे आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से इररिलेवेंट है। 2019 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, और जब लड़ा था तो 1.5% वोट मिला या 2% वोट मिला। राज ठाकरे के अंदर वो प्रतिभा एक जमाने में रही होगी। आज महाराष्ट्र की जनता उनके साथ नहीं है, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन मैं फिर इसको मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर आज की तारीख में जो स्थिति है वो बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। उसमें बीजेपी भी कॉन्फिडेंट नहीं है और उसमें महाविकास आघाड़ी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि किसके पक्ष में जनता वोट करेगी। ना शिवसेना कॉन्फिडेंट है, ना ही एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंट है, ना ही एनसीपी के शरद पवार कॉन्फिडेंट है, ना अजीत पवार कॉन्फिडेंट है, और ना ही बीजेपी कॉन्फिडेंट है, ना कांग्रेस कॉन्फिडेंट। क्योंकि जब 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज का पहली बार महाराष्ट्र में इस तरीके से चुनाव हो रहा है, तो किसी भी दल में नर्वसनेस होगी। मुझे लगता है कि राज ठाकरे को अपने साथ मिलाने की जो कोशिश है ये उसी एक कमजोरी का प्रतीक है या नर्वसनेस का प्रतीक है। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आते हुए, शहजाद जी उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कृष्णा हेगड़े जी, आप लोग भी बेचैन हो रहे हैं राज ठाकरे को लेकर, या लग रहा है कि नहीं आ जाएंगे तो कुनबा मजबूत ही होगा? क्योंकि जिन सीटों पर उनकी डिमांड है उन सीटों पर तो शिंदे गुट का दावा ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह के रिजल्ट आए थे, या मिलिंद देवड़ा हाल ही में जैसे शामिल हुए हैं आप लोगों के साथ। चित्रा जी, ऐसा है कि राज ठाकरे के आने से हमारा जो कोalition है वो मजबूत ही होगा। राज ठाकरे जी एक अच्छे ओरेटर भी है, उनका आइडियोलॉजी हमारे साथ मिलता है, हिंदुत्व का आइडियोलॉजी और मराठी मानुस का आइडियोलॉजी है। दूसरी बात यह है कि राज ठाकरे जी के आने से हमारा वोट परसेंटेज जो है वो भी बढ़ता है, और राज ठाकरे जी एक क्राउड पुलर है, एक अच्छे ओरेटर है। और महाराष्ट्र में अगर आज के दिन पे कोई ठाकरी भाषा बोलता है तो वो राज ठाकरे बोलते हैं, और ये सभी लोग जानते हैं। तो बाला साहब के अंडरस्टडी बनकर उनके साथ काम कर और प्रबोधन ठाकरे जो उनके दादा है उनके साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद जो अभी राज ठाकरे जी का जो प्रभाव है अपने लोगों के बीच में वो अच्छा है। और इसीलिए जो हमारा बीजेपी शिवसेना एनसीपी कोalition है उसको बिल्कुल ताकत मिलेगी। राज ठाकरे जी के पास पहले भी 13 विधायक थे, आज भी 1 विधायक है। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उनका सत्ता चला था, और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उनके पास 26 कॉर्पोरेटर थे। हाँ। तो राज ठाकरे का पार्टी वीक है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, और राज ठाकरे जी के आने से बिल्कुल हमको फायदा होगा। अगर 2 लोकसभा देनी पड़ गई तो कौन सी सीटें देंगे उनको? देखिए, उन्होंने कुछ मांगा होगा, हम तय करेंगे, और जो भी हमारे बीच में एक ऑनरेबल सोल्यूशन होगा वो निकाल के हम कहा जा रहा है दक्षिणी मुंबई की सीट, मुझे नहीं लगता कि मिलिंद देवड़ा पिछली बार हारे थे, वो इस समय आपकी पार्टी में हैं। दूसरी शिरडी की सीट जहां पर शिंदे गुट के सांसद हैं, तो दोनों ही सीटें तो ऐसा लग रहा है कि आप ही पर नजर गड़ाकर वो बैठे हुए हैं राज ठाकरे जी। देखिए, मिलिंद देवरा जी का जो सीट है, अभी मिलिंद देवरा जी एडजस्ट हो गए हैं, वो राज्यसभा चले गए। हाँ, तो वो राज्यसभा में है, तो वो सीट हमारे लिए है। लेकिन वो एकनाथ शिंदे जी तय करेंगे, राज ठाकरे जी तय करेंगे कि वो सीट पे कौन लड़ेगा। तो उसमें हमारी कोई ये नहीं है। लेकिन जो उनका कैंडिडेट है बाला नंदगांवकर जी, उन्होंने भी शायद वहां पर 2.25 लाख वोट लिया है, तो मुझे नहीं लगता है उनका कैंडिडेट भी कोई वीक है। तो सब हम जो 4 पार्टी मिलकर हम तय करके हम ये करेंगे, और साथ में हमारे साथ आरपीआई के आठवले जी भी है। हाँ। तो हमारा जो कोalition है वो बढ़िया है, और मुझे लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो 45 आउट ऑफ 48 सीट जीतना है। और नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से पिछली बार तो एनडीए को 41 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन क्या 45 सीटों पर जीत मिलेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शहजाद पुनावाला जी, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शहजाद जी, आशुतोष जी ने जो बातें कही कि बीजेपी क्या अपने आप को महाराष्ट्र में कमजोर पा रही है, इस वजह से उसकी मजबूरी बन गई है छोटी छोटी पार्टियां। देखिए, ऐसा है कि आशुतोष जी का विश्लेषण जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज होता है। तो क्या इंडी गठबंधन अपने आप को इतना कमजोर समझ रही है कि जो उनके जानी दुश्मन रहे हैं, एनसी और पीडीपी जानी दुश्मन एक दूसरे के साथ गठबंधन में, टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट जानी दुश्मन बंगाल में एक दूसरे के साथ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का बिठ नहीं रहा मामला, दिल्ली में एक साथ हो गए, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, वहां पे एक साथ हो गए, और संजय राउत और संजय निरुपम रोज एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो फिर ये तो साइन है ना कि एक अब की बार आशुतोष जी 400 पार, क्योंकि जानी दुश्मन एक साथ आ रहे हैं।
नहीं, पर वहां पर विश्लेषण आशुतोष जी वैसा नहीं करेंगे। आशुतोष जी ने एक और बात कही मजेदार, उन्होंने कहा कि कोई आपत्तिजनक बात राहुल गांधी ने नहीं की। तो आशुतोष जी आप डिंपल भाभी को फोन करके बता दीजिए, वो तो पल्ला झाड़ रही है। और आशुतोष जी को तब भी आपत्तिजनक नहीं लगा जब इस शो में सनातन का भूत कहा गया, तब भी नहीं लगा जब सावरकर जी को मां बहन की गालियां दी गई राहुल गांधी के द्वारा, तब भी नहीं लगा जब मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते ये कहा, तब भी नहीं लगा जब आज की तारीख में कर्नाटका में मुकेश नाम का एक लड़का हनुमान चालीसा चलाता है तो जिहादी उसको आकर पीटते हैं, तब भी उनको बुरा नहीं लगा जब जिस प्रकार की टिप्पणी सनातन को समाप्त करने की उदयनिधि ने की, जो ए राजा ने कहा मैं प्रभु श्री राम का दुश्मन हूं, मैं भारत का दुश्मन हूं, डी.के. सुरेश के भाई, डी.के. शिव कुमार के भाई ने कहा कि साउथ को आजाद हो जाना चाहिए, तब भी उनको नहीं लगा कोई आपत्तिजनक। भाई आशुतोष जी का स्टैंडर्ड अलग अलग है। उस समय मैंने पिछली डिबेट में कहा था, आशुतोष जी ने बोला मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। आशुतोष जी आज सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी का सिंबल भी अजीत गुट को दे दिया है। आपका टाइम ही खराब है और आपका विश्लेषण तो छोड़ दीजिए उसमें। अब मैं आना चाहता हूं, दूसरी एक टिप्पणी करना चाहता हूं और फिर उसके बाद आप डिबेट उसको आगे ले जाइए। मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में राहुल गांधी 10 सेकंड, मैडम केवल 10 सेकंड, राहुल गांधी जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, सनातन पर जो कहा गया है उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टैलिन को एक प्रकार से कहा कि हेट स्पीच है। उद्धव ठाकरे जी बोल नहीं पाए। आज राहुल गांधी का स्टैंड सही है सावरकर जी पर या उद्धव ठाकरे का स्टैंड? मुझे बताइए किशोर तिवारी जी, मी पण मराठी आहे, तुम्ही पण मराठी आहात, सांगा मला आता, यू टेल मी, आज मुझे बताइए कि सावरकर जी वीर थे या सावरकर जी डरपोक और कायर थे। किशोर जी आप स्टैंड लीजिए, महाराष्ट्र देख रहा है और इसी दो खेमों में महाराष्ट्र बटा है कि आप मोदी जी के साथ है, आप सावरकर जी के साथ है, आप हिंदुत्व के साथ है या आप हिंदुत्व को धोखा देने वाले लोगों के साथ है। आप शिवाजी महाराज के खिलाफ है। बताइए आप किसके साथ? आशुतोष जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और आप भी उनका जवाब दे दीजिएगा। किशोर तिवारी जी, क्लाइड कास्ट्रो जी जो बातें शहजाद पुनावाला यहां पर कह रहे हैं उस पर आप भी जवाब दीजिए। उनका कुंबा तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है ना, फिर मजबूरी और मुश्किलें आपके लिए क्या ज्यादा नहीं है वहां पर? चित्रा त्रिपाठी जी, शहजाद पुनावाला कौन है जिसको मैं जवाब दूं? वो डिबेट करने बैठे की आप करने बैठे? शहजाद पुनावाला जे सांगायचं सांगू द्या, मला काय फरक पडत नाही, मी त्याला कशाला उत्तर देऊ? मैं अपने बात आपसे बात करने आया, मैं आपसे बात करूंगा। हर पक्ष का सवाल होता है, सवाल तो बीजेपी की होगी ना। सवाल बीजेपी का हो तो क्या फर्क पड़ता है? चित्रा त्रिपाठी जी आप है, आप शहजाद पुनावाला थोड़ी चित्रा त्रिपाठी। सुन लीजिए मेरी बात, वो बोलिए। शहजाद पुनावाला बोला, जब मैं मेरा नेटवर्क का इश्यू था, शहजाद पुनावाला ने आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का एक वीडियो दिखाया, उसके बाद वो कुछ भी बोलने लगे। मैं आज आप मेरा पोस्ट देखिए, राज ठाकरे जी का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, उसमें वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई उनसे बात करते। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रवक्ता, उनकी ओर से बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी शक्ति वाले बयान को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा है राहुल, उदयनिधि, ए राजा में क्या फर्क है? राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान मुंबई में दिया है, देश इसका जवाब देगा, ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। हिंदू आस्था का अपमान इनकी फितरत बन चुकी है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए कहा जा रहा है सुविधानुसार हिंदू बनते हैं, चुनावी हिंदू राहुल गांधी, उदयनिधि, ए राजा और राहुल गांधी में अब क्या फर्क रह गया है, ये कहते हुए यानी कि कुल मिलाकर शक्ति वाले बयान पर जिस तरह से राहुल गांधी ने कल देखा था हमने कि एक्स पर उनकी ओर से सफाई भी सामने आई थी, लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। कास्ट्रो जी कहां चले गए? तकनीकी दिक्कत आ रही है इस वजह से आशुतोष जी मुस्कुरा रहे, नहीं तकनीकी दिक्कत है इस वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे। आशुतोष जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आप कह रहे थे कि नहीं ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा, आपको कोई बयान गलत नहीं लग रहा है। उधर बीजेपी ने देखिए कैसे इसको सीधे हिंदू अस्मिता से जोड़ दिया है और चुनावी हिंदू बता रहे हैं, और राहुल गांधी को यकीनन सफाई भी देनी पड़ी इसी वजह से कल ट्विटर पर आकर। देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो काम है वो कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज बड़ा मजा आता है जब मैं कोई बात बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बहुत ज्यादा चुभती है और फिर पूरी की पूरी बातचीत बजाय कांग्रेस पे, शिवसेना पे हमले करने के मेरे ऊपर हमले करने लगते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम इतना तो मेरा वो ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। लेकिन दो चीजें हैं। पहली बात ये समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीट वो खुद जीत सकती है वो दूसरों को क्यों देगी? भारतीय जनता पार्टी को दान करने के लिए तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि पशुपति पारस जो है वो इररिलेवेंट हो गए हैं तो उनको दूध में मक्खी की तरीके से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। जब उसको लगा चिराग पासवान उनके लिए इंपॉर्टेंट, चिराग पासवान को अपने पास रख लिया। ऐसा क्यों किया?
क्योंकि सत्ता का स्वरूप यही होता है। अगर बीजेपी को यह लगता है कि किसी 2 सीट पे वो कमजोर हो रही है तो राज ठाकरे के आने से मजबूत हो सकते हैं, इसलिए राज ठाकरे को लाएगा, और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो है कि जब आप शक्ति की बात करते हैं तो लोगों को यह बात बतानी पड़ेगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली उन महिलाओं के साथ क्या तब न्याय हुआ या न्याय नहीं हुआ। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी से खाली का सवाल खड़ा करती है, शेख उसका संदेश खाली का, उस भारतीय जनता पार्टी ने क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बाहर किया? मैं तो बड़े ध्यान से देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है, टिकट नहीं देती है। कम से कम पार्टी से बाहर कर देते, सस्पेंड कर देते, एफआईआर करा देते, अरेस्ट करा ले, कुछ तो करते। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। और तो और बहुत सारे किस्से में उसका वर्णन नहीं करना चाहता, इसलिए एक मुद्दा कोई खड़ा कर दे, उसके आधार पर चुनाव का निवारण हो जाए। 2-3 दिन ये मुद्दे चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी, कांग्रेस उसका जवाब देगी और उसके बाद फिर ये मुद्दे बाहर हो जाएंगे। ठीक है शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन असम के मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान दिया गया है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग अभी आना चाहते हैं, कुछ चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी की ओर से पलटवार किया गया है। ये बयान सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। কংগ্ৰেছৰ ভোট দি লাভ নাই, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যোন জিকিব সেইটো আকৌ বিজেপিত জইন কৰি দিব, হয় নহয়? গতিকে কি লাভ হ'ব কি ভোট দি? কংগ্ৰেছে এইবাৰ সিট পাব নেকি? সিট পোৱা নোপোৱা দূৰৰ কথা, কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেটটো কংগ্ৰেছত থাকিব নে নাই সেইটো ডাঙৰ কথা। তেওঁৰ পৰা আগতটো সুধিব লাগিব যে আপুনি কংগ্ৰেছত থাকিবনে নাই। এতিয়াতো কোনো মানুহ কংগ্ৰেছতে থাকিব নোখোজে, চব গুচি আহিব খোজে। अरे जो कहते हो तो खुद कांग्रेस से पाले पोसे बंदे हैं ना, कांग्रेस पार्टी में ही पाले पोसे बंदे अभी जुबान निकल चुके हैं ना, ये जुबान आसाम के लोग खींच लेंगे। शहजाद पूनावाला जी, इस बयान पर भी आपका जवाब। वो कह रहे हैं वो तो खुद कांग्रेस से निकले हुए, वो इस तरह की जुबान का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अधीर रंजन बोल रहे हैं क्योंकि हम तो भुक्तभोगी है, मैं भी तो कांग्रेस से निकला हुआ हूं। और मैं अधीरदा को कहना चाहता हूं, अधीरदा आपकी पार्टी तो आपका कितना अपमान करती है। बंगाल में इतना अपमान करने के बाद भी दीदी ने एक आध भी सीट नहीं दी। संदेश खाली पर आप बोलते रह गए, खड़गे जी ने पूरा डिनाई कर दिया, कहा कुछ नहीं, छोटी मोटी घटना है, फिर भी आप अपमानित होते रहे। छोड़ दीजिए उस विषय को। परंतु मैं आपको बताऊं, हेमंत जी ने बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस को वोट देना मतलब नोटा के साथ वोट देने से भी खराब है। क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी के बयान सुनकर आज कोई भी कांग्रेसी में कोई भी उनके प्रति विश्वास नहीं बचा। आप बताइए, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, फिर भी मैं शक्ति रूपेण जो संस्थिता उसको नमस्तस्य करता हूं, और ये कहते हैं हम शक्ति के खिलाफ हैं, हम शक्ति का विरोध करेंगे। अरे आप तो असुर हो गए। फिर असुर ही तो शक्ति का विरोध करता है, आप किसका विरोध करेंगे? मां पार्वती का, मां गौरी का, मां सीता का, मां त्रिपुरा सुंदरी का, आप किसका? और मुझे तो दुख इस बात का होता है कि उद्धव जी की पार्टी जो एक समय पर बयान देती कि 17 मिनट में हमने बाबरी को लात मारकर गिराया, यह संजय राउत का इंडिया टुडे में छपा हुआ बयान है। आज किशोर तिवारी जी ना शक्ति के सम्मान में, ना सावरकर के सम्मान में, ना हिंदुत्व के सम्मान में बोल पा रहे हैं एक शब्द। समाजवादी पार्टी भी बोल रही है, जिसने राम जी के भक्तों पर गोलियां चलाई, वो भी कह रही है कि राहुल गांधी समझा, हम नहीं इसमें पड़ेंगे। पर उद्धव जी का सियासी धर्मांतरण तो देखिए। किशोर जी क्या हो गया? आप तो खुद संघ से जुड़े हुए रहे। उद्धव जी आज सीए के विरोध में, उद्धव जी 370 के विरोध में, हटाने के विरोध में, उद्धव जी किस राजनीति पर चल बसे हैं भाई? किस राजनीति पर चल पड़े हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शक्ति वाले बयान पर आपका क्या स्टैंड? ठीक है, मैं पूछ क्या लेती हूं, शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं? किशोर उदयनिधि के बयान के साथ हैं आप, हाँ या ना? ठीक है किशोर तिवारी जी, मुस्कुराने लगते। देखो सनातन, अरे भाई मैं इसलिए बोला हूं, आशुतोष की ये बात मुझे चुस्त दुरुस्त लगी। अब उन्होंने जो भाषण में अडानी वाला मुद्दा उठाया, उस देश में उन्होंने सामाजिक न्याय की बात उठाई, उस देश में इस देश के अंदर कई समस्याओं पे उस दिन राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी बोल रहे थे, आशुतोष जी मैं था वहां, इतने बड़े ग्राउंड में पिन ड्रॉप साइलेंस से उन्होंने मैसेज दिया। अब बीजेपी कहीं पे भी खींचकर सनातन का अपमान, फिर सावरकर का अपमान ऐसा ढूंढ के ले आती है। मैं एक बता रहा हूं कि 370 के बारे में 1 मिनट मुझे को बीच में बोल रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, वो फोटो दिखा रहे हैं, बोलिए वो बोल नहीं रहे हैं। तो उनको देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं शरद पवार विद अडानी
अरे भाई सुनो ना भाई, ये शरद राहुल पवार जी जी ने, अडानी के साथ है। हाँ अरे भाई व्यक्तिगत कोई किसी से मिल सकता है, लेकिन अगर आप बंबई के रेवंत रेड्डी एयरपोर्ट ने का इन्वेस्टमेंट किस्सा ले सुनेंगे, लिया। अरे भाई मेरे को बताइए, क्या उन्होंने बोला था जीवीआर के डायरेक्टर को आप जेल में डालते हो, ईडी सीबीआई लगाते हो, उसके बाद अडानी के पास वो एयरपोर्ट जाता है, आप धारावी को पचाना चाहते हो। मैं अभी बता रहा हूं, राहुल गांधी के उस भाषण से ये क्लियर हो गया शहजाद कि राहुल गांधी ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। और आप जो हिंदुत्व पे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुत्व वगैरह से आपको वोट मिलने वाले नहीं है। तुम पाखंडी हो, तुम ब्राह्मणक व्यवस्था के लोग हो, आप बनिया व्यवस्था के लोग हो, तुम्हारे खिलाफ भारत अब के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं भाई, सनातन का भूत के बाद अब ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। नहीं चित्रा जी, मैं इस पे घोर आपत्ति प्रकट करता हूं। ये क्या ब्राह्मणों को गाली देंगे क्या? अब यहाँ पे अरे मुझे बोलने दो। ये क्या है? अरे ये नहीं सनातन का भूत बोला हमने सुना, अब ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं आप, क्या बात है ये? अरे मैं देखो चित्रा जी करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी? चित्रा जी ये तो आप पर चित्रा जी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं है, अपना ये लोग आपस का तय करें, मैं इसको हमले को अपने ऊपर करते चित्रा जी मैं बोलता हूँ। अरे किशोर तिवारी जी क्या जाति पार्टी को लेकर आ रहे हैं? गाली देंगे क्या? अरे मैं मेरी बात क्लियर कर देता हूँ। देखो दो व्यवस्था है, एक ब्राह्मणक व्यवस्था है, एक श्रवण व्यवस्था है। ब्राह्मणक व्यवस्था यानी कोई ब्राह्मण को गाली नहीं है। हाँ, ये ब्राह्मणक व्यवस्था के लोग हैं, ये जाति पात पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम श्रवण परंपरा के लोग हैं, जिसको भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया। कहाँ जा रहे हैं किशोर तिवारी जी आप? कहाँ जा रहे हैं आप? शक्ति पर एक सेकंड सुनिए ना किशोर तिवारी जी, सुनिए ना आप, मतलब ये बिल्कुल आपका वही वाला बयान है। एक सेकंड शहजाद जी, जब राहुल गांधी कहा करते थे कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, जब ये वाला दांव हम सब ने देखा था उत्तर प्रदेश में कितना चलाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं फायदा हुआ ना। उसी तरह से ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण लेकर आया बीच में। ये जाति पाति से क्या हमें निकलने की जरूरत नहीं है किशोर तिवारी जी? जाति को लेकर तब तक हम एक देश के तौर पर बात कर, जो गरीब है उसका विकास होना चाहिए, वो किसी भी जाति या धर्म से ताल्लुक रखे। हम क्यों उसमें जाति को लेकर आते हैं खींचकर? नहीं, सामाजिक न्याय के लिए श्रवणिक व्यवस्था की आवश्यकता है। और ये जो लाद रहे हैं ये सब कैपिटलिस्ट मार्केट को लेके आए हुए लोग हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? भारत की जनता को समझ गया। ठीक है आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगी। कृष्णा हेगड़े जी भी अपनी बातें कहना चाहते हैं, दो लाइनें जल्दी से। हाँ शहजाद जी बोलिए। केवल एक वाक्य। चित्रा जी, किसने कहा था मैं उच्च कोटि का कौल ब्राह्मण हूं और जनेऊ कोट पर पहनकर दिखाने लगे थे? ये कौन सी व्यवस्था से थे भाई, बताना। हमारे तो प्रधानमंत्री बेचारे ओबीसी समाज से आते हैं, उनको तो माँ बहन की गालियां देते हैं ये लोग, पर वो तो ओबीसी समाज से आते हैं। और दूसरी बात, अडानी करने वाले मेरे भाई, दिघी एयरपोर्ट जो मुंबई एयरपोर्ट है वो उद्धव जी ने क्लियर करके दिया था। दिघी पोर्ट भी उन्होंने ही क्लियर करके दिया था। ये उद्धव जी को फंसाने के लिए आप आते हो क्या? और जो सवाल एक मुस्लिम ने आपसे पूछा कि सनातन शक्ति का बार बार ऐसा अपमान, सावरकर जी का ऐसा अपमान, किशोर जी कुछ तो बोलिए। आप सनातन को भूत बोलेंगे, आप ब्राह्मणिकल व्यवस्था बोल देंगे, परंतु आप राहुल गांधी को कंडेम नहीं कर पाते। अब छोड़ देते हैं। अब आप आशुतोष जी और कृष्णा हेगड़े जी का समय जा रहा है, ये सारा किशोर तिवारी जी इधर उधर लेकर जा रहे हैं बातों को। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए, लेकिन ये बात तो सच है ना कि विपक्षी दलों की ओर से अगर कोई भी एक ऐसी बॉल फेंकी गई जो कमजोर होती है, बीजेपी उस पर तुरंत सिक्स लगाने के लिए माहिर मानी जाती है। हाल ही में कई ऐसे बयान हम सब ने देखे हैं। और दूसरी, अगर महाराष्ट्र को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उधर सीटों के तालमेल को लेकर इतने आक्रामक तरीके से सब लोग आगे बढ़े हैं, एक कम से कम स्थिति ऐसी बनी हुई है जिससे लग रहा है कि हाँ, वहां पर इलेक्शन को लेकर बड़ी तैयारी एनडीए की, वो इधर महाविकास अघाड़ी में दिखाई क्यों नहीं देती है आशुतोष जी? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, आरएसएस की ताकत है कि वो एक चीज को इतनी बार बोलेंगे कि लोगों को लगेगा कि झूठ भी सच साबित हो जाए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की गई, वो तो आप लोगों ने देखा, इसलिए मुझे उस पर हैरानी नहीं होती। मुझे हैरानी इस बात को लेकर यह है कि जब शहजाद पूनावाला किशोर तिवारी जी को जो ब्राह्मण है उनके ऊपर ही आरोप लगा देते हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी है, तब मुझे हैरानी होती है। खैर, अब मैं शहजाद के व्यक्तिगत तब कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि शहजाद हमारे मित्र हैं,
देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि ये चुनाव का मौसम मैं है, जवाब इस तरीके दूंगा से इसका। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां की जाएंगी, लेकिन क्या ये इस देश की हकीकत है या नहीं कि इस देश के अंदर जो जो दलित तबका है, जिसके ऊपर खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2000 साल तक हमने उनको पशुओं के बराबर रखा, वो किस जाति के लोग थे जिन्होंने ये काम किया? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? या जब ये सवाल पूछा जाएगा तो कह दिया जाएगा आप जातिवादी हैं, आप जाति के खिलाफ काम करते हैं। अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान के सारे अखबारों में जो तमाम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो अपने बेटे बेटियों के विवाह में धर्म क्यों, वो जाति क्यों देखते हैं और अपनी जाति और गोत्र में क्यों शादी करते हैं? इंसान समझ के शादी करें ना फिर, कि लड़की किसी लड़के से प्यार करे, चाहे किसी भी जाति को, चाहे किसी भी धर्म का हो। जाति का जंजाल जितना जकड़ा हुआ है इस समाज में, यकीनन उससे ऊपर उठने की जरूरत है। लेकिन जब भी चुनाव आएंगे, नेताओं की जुबान ऐसे ही होगी और कई बार राजनीतिक विश्लेषक भी उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ बातें आशुतोष जी के साथ जरूर हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जाति के इस मकड़ जाल से हम हिंदुस्तान को बाहर निकालें, ताकि गरीबों का ज्यादा विकास हो सके, बजाय इसके कि जाति के चश्मे से देखकर हम पर्टिकुलर कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। अब आगे क्या इस तरह की स्थिति बनेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन कुल मिलाकर एनडीए वर्सेस इंडिया की ये लड़ाई कहां पर जाकर खत्म होगी? छोटे छोटे दलों को जोड़कर अपने कुनबे में जो बढ़ोतरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या अब की बार इससे हो पाएगा उसका 400 पार? इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।